हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो मैटर होते हैं वो किस तरह से हमारे अगल बगल हैं। अब मैटर कहते किसको हैं, दिखता कैसा है, होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फिजिकल स्टेट किस तरह से होता है, ये सारी चीजों पर जो है आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको दिया हुआ है और आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे जो है आपका ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सारे बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से जानना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के ये आपके बेसिक पॉइंट जो है आपके केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कि मैटर क्या होता है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैटर होता कैसा है, क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मैटर, जैसे कि ये हमारे हाथ में जो है मार्कर, ये मैटर हो गया। मोबाइल जो आप यूज करते हो ये मैटर हो गया। कैमरा स्टैंड जो है ये मैटर हो गया। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जिसको आप टच कर रहे हो, कुछ उसकी मास है, जो कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैटर, तो आप सिंपली उससे कह सकते हो कि एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कोई मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, मतलब कुछ स्पेस लेता हो अपने आप को अपेयर होने के लिए। समझ गए कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो फिर से इस पॉइंट को सुनिए कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। समझ गए कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसके पास कुछ न कुछ मास हो और अपने आप को अपेयर होने के लिए कुछ न कुछ स्पेस कैरी करता हो, उसको बोलेंगे हम लोग मैटर। समझ गए कि नहीं। तो मेन पॉइंट जो है मैटर क्या होता है, तो मैटर में आपको बता दूं कि उसका जो सबसे बड़ा फीचर है कि मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। किस चीज से बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। समझ गए कि नहीं। तो इनका ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है फिजिकल स्टेट के बारे में। जो मैटर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपको उसके फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है। केमिकली जो है उसका फीचर जो भी होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट में जो भी आपके मैटर है उसके बारे में पढ़ाई आपको करना है। तो मेनली इस चैप्टर में जो है आपको तीन दिया हुआ है फिजिकल स्टेट मैटर का। तो फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड आपका इधर दिया हुआ है गैस। समझ गए कि नहीं। तो फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सॉलिड, सेकंड दिया है लिक्विड और थर्ड आपका है गैस। बाकी भी है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी दो न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं जिनका भी नाम है प्लाज्मा करके है, एक और है। तो उसके बारे में, जो दो न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे जाकर पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। समझ गए कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड में आपको बता दूं कि सॉलिड जो होता है जिसके पास डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब डिफिनिट शेप और डिफिनिट क्या वॉल्यूम, मतलब क्या होता है, डिफिनिट शेप क्या होता है और डिफिनिट वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसा रखते हैं, रूम टेम्परेचर जो भी हमारा इस पे रखते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। चाहे इसको हम कहीं भी रख दे तो इसका शेप जो है ऐसा ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट शेप। समझ गए कि नहीं। और इसको किसी भी जगह रख दो तो ये अपना जो है स्पेस उतना ही लेगा, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, ज्यादा वॉल्यूम कैरी नहीं करेगा और इसका शेप भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं दे हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, और बात करते हैं लिक्विड का। तो लिक्विड में आपको मैंने लिखा हुआ है यहां पर, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप। समझ गए कि नहीं, मतलब कि डिफिनिट वॉल्यूम तो है लेकिन इनडिफिनिट शेप इसमें होता है। अब डिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप जैसे कि ये मेरे पास एक इंक का डब्बा है, इसमें इंक भरा हुआ है जो इस मार्कर में भरते हैं। तो इसमें जो इंक है वो लिक्विड में है।
समझ गए कि नहीं। इस इंक को इस डब्बे में है तो इस डब्बे का शेप ले लिया, अगर इस इंक को निकाल कर इस पूरे मार्कर में भर दे तो इस मार्कर के शेप का हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका इंडिफिनिट शेप है, मतलब शेप जो है वेसल्स चेंज कर रहे हैं या इसका जगह चेंज कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं जिसमें रखना है, तो इसकी शेप जो है बदल जा रही है। लेकिन बात करते हैं वॉल्यूम का, अगर इसमें मान लीजिए 100 ml उसमें है अगर इंक, तो इसमें भी जाने के बाद 100 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, यानी कि वो 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो, दूध लेकर आते हो 1 लीटर का मान लो, तो घर में आकर उसे किसी बर्तन में डालते हो तो बर्तन के शेप का हो जाता है, तो इंडिफिनिट शेप हो गया। पहले उसका शेप कुछ और था, अब शेप कुछ और हो गया। लेकिन 1 लीटर दूध जो है, दूध तो 1 ही लीटर रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे डिफिनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं जहां तक गैस थी, तो इसका दे हैव इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। इसका कोई शेप भी ठीक नहीं है और इसका कोई वॉल्यूम भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आप इसको बैलून के अंदर डालते हो, तो बैलून के अंदर डालेंगे तो अगर गोल बैलून रहेगा तो ये उसका जो स्ट्रक्चर होगा, शेप जो होगा गोली हो जाएगा। अगर हर्ट स्ट्रक्चर का होगा तो हर्ट जैसा बन जाएगा, अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर में रहेगा तो लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा, सर्कल होगा तो सर्कल में बन जाएगा। तो जिस तरह का शेप आपके वेसल्स का या किसी भी चीज का जिसमें हम लोग इसको गैस को डाल रहे हैं, तो उसी शेप का हो जाता है। लेकिन बात करते हैं इसका वॉल्यूम का, तो मान लीजिए कि कोई आप परफ्यूम खरीद के जैसे ले आते हो मार्केट से, उस परफ्यूम को ऐसे ऐसे मारते हो, अगर उस परफ्यूम को खोल दिया जाए पूरे रूम में, तो उस पूरे रूम में उसकी जो सेंट होगी फैल जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो मान लीजिए 500 पार्टिकल्स उसके अंदर है, तो 500 के 500 पार्टिकल्स इस रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि जो रूम का जितना बड़ा वॉल्यूम था उतना ज्यादा ये स्पेस ले लिया। समझ गए कि उतना वॉल्यूम में ये फैल गया। तो इसका आप वॉल्यूम भी देख रहे हो बदल रहा है, शेप भी देख रहे हो बदल रहा है। लिक्विड में आप देख रहे हो वॉल्यूम तो सेम है, डिफिनिट है, लेकिन उसका जो शेप है इंडिफिनिट है। सॉलिड में आप बात कर रहे हो, इसमें आप देखिए कि इसका जो है डिफिनिट शेप भी है और डिफिनिट वॉल्यूम भी है। अब इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो मेनली इसका कारण होता है इसके पार्टिकल्स की वजह से। देखिए मैंने यहाँ पर तीनों का पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर बना रखा है आपके सामने, तो आप पार्टिकल्स को इसमें देख रहे हो बहुत ही क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके हुए है। समझ गए कि नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। बोला जा रहा है मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम। समझ गए कि नहीं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेज क्यों बोला गया है इसको इंटरमोलिकुलर। इंटर का मतलब होता है दो चीज के बीच में कोई भी चीज, जैसे इंटरनेशनल मैच यानी दो नेशन के बीच में मैच हो रहा है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो आप करते हो, मतलब दो स्कूल के बीच में मतलब दो स्कूल के बीच में मैच हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो है कितना स्पेस है, तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम होता है सॉलिड में। समझ गए कि नहीं, ये क्यों होता है, बिकॉज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे से ज्यादा ये क्लोज होते हैं, चिपके हुए होते हैं और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करके अपने पास रखते हैं, छोड़ते नहीं है। समझ गए कि नहीं, तो इसकी वजह से मान लीजिए इसमें जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, लूज नहीं, इसीलिए मैं इसको ऐसे भी कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगाता हूं तो इसका शेप जो है चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन बात करते हैं जब लिक्विड का, तो लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स का बात कर ले, और उसके बाद बात कर लेते हैं इसका स्पेस का, इंटरमोलिकुलर स्पेस का। तो दोनों जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, उसको आप पानी में हाथ लगाओ तो आसानी से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं साइड हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं, उसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं गैस का, तो गैस में जो होता है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें बोलने का मतलब यह है कि इसमें पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है एक दूसरे से। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम से
कम है। समझ गए कि नहीं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी का। कंप्रेस मतलब कि अगर दबाया जाए इस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स को तो क्या होगा। तो अगर हम गैस को मान लीजिए किसी वैल्यूम में भर के और जब उसको कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस होगा, लिक्विड भी कंप्रेस होगा। समझ गए कि नहीं। लेकिन सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करने की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये जो है इम्पॉसिबल है। कम से कम कंप्रेस होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर स्पेस ही नहीं होता है कि ये कंप्रेस हो। इसके पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे स्पेस हैं, अगर दबाएंगे तो ये कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा। वैसे लिक्विड और गैस को फ्लूइड भी बोला जाता है क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी होती है फ्लूइड होने की, बहने की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर किसी मैटर को हीट किया जाए तो क्या होगा। अगर उसको गर्म किया जाए तो क्या परिणाम हमारा निकलेगा, उसको देखते हैं। क्या चीज उसमें चेंजेज आएंगे, वो चीज को हम लोग फील करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हीटिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीटिंग कैन रिड्यूस द IMFA। IMFA का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अगर हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो है अट्रैक्शन कम होगा तो ये फैलना शुरू होगा, एक्सपैंड होगा। क्या होगा, एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम ज्यादा लेगा। समझ गए कि नहीं। तो एक्सपैंड होने के बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके बाद क्या परिणाम निकलता है, वो गैस में चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको हम लोग वापस से कूल करते हैं तो मान लीजिए हीट करने पे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका कम हो रहा है। तो ऐसे ही कूल करेंगे तो उसका अपोजिट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बढ़ेगा और फिर से वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको दिखाया है कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को हीट किए तो गैस में आपका चेंजेज हो जाएगा। और गैस को वैसे ही कूल करते हैं तो आपका लिक्विड में, और लिक्विड को कूल किए तो सॉलिड में चेंजेज हो जाते हैं। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि अगर सॉलिड को हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं तो मेल्टिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग उसको बोलते हैं, और लिक्विड में चेंज हो जाता है। वैसे ही लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो बॉइलिंग होता है। समझ गए कि जिसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। बॉइल होने के बाद वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है। अगर गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैस जो होता है वापस कूल होने के बाद लिक्विड बन जाता है। वैसे ही लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन में चेंज हो जाता है डायरेक्ट सॉलिड में, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। समझ गए कि नहीं। लेकिन हम बात करते हैं ऐसे कुछ सॉलिड्स का जो डायरेक्टली हीट करने पर चेंज हो जाते हैं वेपर में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कैम्फर ले लो, कैम्फर जो कपूर, आप लोग पूजा वगैरह करते हो तो उसमें कपूर जलाते हो, कपूर या नेपलिन, और जो आपके घर में जो मम्मी होती है फिनाइल की गोली, वो जिस बोलते हो ना आप लोग, कपड़े में रखते हो जिससे गंध ना आए। तो आपकी मम्मी लोग व्हाइट कलर का वो गोली होता है जिसको आप लोग रखते हो कपड़े में जिससे गंध ना आए, कीड़ा ना लगे। तो उसको जो है हम लोग डायरेक्टली हीट अगर करते हैं तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। समझ गए कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि सम सॉलिड्स, सब्लिमेटरी सॉलिड्स उसको बोलते हैं, कैम्फर हो, नेपलिन हो, ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू गैस। ये जो होते हैं किसमें आके चेंज हो जाते हैं डायरेक्टली, ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ऐसे सॉलिड चेंजेस जो होते हैं उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, गैस जो है कूल करने पर चेंज हो जाता है लिक्विड में, और फिर कूल करने पर क्या हो जाता है, सॉलिड में। लेकिन गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक कूल करना ही प्रोसेस या रास्ता नहीं है, और भी एक रास्ता है जिसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन करने पर, कंप्रेस करने पर अगर गैस को कंप्रेस किया जाए, देखिए यहाँ पर ये गैस है, इस वेसल्स में अगर इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब दबा रहे हैं, अगर प्रेशराइज कर रहे हैं इसको ऊपर से, तो ये प्रेशराइज होने के बाद क्या बन जाता है, लिक्विड में। जैसे कि आपका उसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड गैस जिसको बोलते हो आप लोग, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करके बोलते हो ना।
तो जो है एलपीजी जो होता है, आप जब ले आते हो सिलेंडर, उसको थोड़ा सा हिला के देखना, लिक्विड उसके अंदर जैसा होता है, तो उसको जो है लिक्विड कंप्रेस करके बनाया गया है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो, जैसे ही वो बाहर निकलता है उससे, तो गैस में चेंजेस हो जाता है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेरियस टेम्परेचर स्केल पर। टेम्परेचर स्केल आपने देखा होगा, केल्विन, उसके बाद सेल्सियस, उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट, डिग्री। समझ गए कि नहीं? तो ये क्या होता है, कैसे एक दूसरे से चेंज होता है। अगर आपको मान लीजिए कि सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, या सेल्सियस से केल्विन में, या केल्विन को सेल्सियस में, किस तरह से चेंज करेंगे। तो कुछ आपका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे केल्विन है, तो मान लीजिए केल्विन में अगर मान लीजिए कुछ आपके सामने सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है या 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे केल्विन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, आपका केल्विन निकल जाएगा। वैसे ही अगर आपका फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 पर आते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ही हम लोग फ़ारेनहाइट जो होता है आपका, वो थर्मोमीटर में दिया हुआ रहता है टेम्परेचर। जो आप लोग क्लिनिक में जाते हो, अगर आपको फीवर वगैरह लग जाता है तो आप उसमें देखते हो, थर्मामीटर में उन लोग का जो होता है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर का जो है स्केलिंग किया हुआ रहता है। तो उसमें आप लोग देखते हो कि डॉक्टर बोलता है कि 104 डिग्री है, 105 डिग्री, 106 डिग्री आपको फीवर है। अरे यार, उसमें सेल्सियस में नहीं दिया हुआ रहता है, उसमें फ़ारेनहाइट में होता है। अगर 104 डिग्री चला जाए तो 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, हमारे शरीर का क्या होगा, है कि नहीं? तो आप कंफ्यूज में मत हो ना, फ़ारेनहाइट में होता है। तो वैसे ही अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो कैसे होगा। मान लीजिए कि मेरा 40 डिग्री तापमान अभी बॉडी का चल रहा है, समझ गए कि नहीं, टेम्परेचर है। तो 40 डिग्री टेम्परेचर में 32 ऐड करेंगे और 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो चेंज हो जाता है, उसका फ़ारेनहाइट में आ जाता है वैल्यू। चलिए इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं करके, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है जो आपका केल्विन में लाना है। इसका फॉर्मूला क्या मैं बताया था आपको, 273 में बोला था ऐड करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आपका हो गया, मान लीजिए आपको 40 डिग्री को केल्विन में बनाना है, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका उतना केल्विन। समझ गए कि नहीं? आपका 10 डिग्री है, तो इसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए, ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। समझ गए? वैसे ही आपका जो फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू आपका फ़ारेनहाइट करके आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाने से आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा, और ये लगाने से आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर केल्विन से भी वापस आपको डिग्री सेल्सियस में आना, तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 500 केल्विन, इसमें से माइनस कर दीजिए 273, तो ये चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा इस तरह से। समझ गए कि नहीं? तो अब आप किस तरह से यहाँ पे वेरियस टेम्परेचर स्केलिंग जो किया हुआ है उसका आप समझ गए। उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस आप समझ गए। उसके बाद इसको जो है हीट करने पर क्या परिणाम निकलता है, क्या चीज होती है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था। चलिए हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है।